नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्ण चित्तर का अफसाना नंगी टांगों की उलझन। नंगी टांगों की उलझन। कॉन्वेंट रोड के नाके पर मैंने हाथ के इशारे से टैक्सी को रोका। टैक्सी रुक गई। जो ही टैक्सी रुकी मैंने देखा फुटपाथ पर एक छोटी सी लड़की नीम बरहना हालत में पड़ी है। उसकी दोनों नंगी टांगें फैली हुई हैं और टांगों के ऊपर एक छोटी सी फूलदार चड्डी नजर आ रही थी। धड़ के ऊपर फ्रॉकनुमा कमीज के तीनों बटन खुल गए थे। सीना सपाट था। उम्र कोई मुश्किल से 9-10 बरस की होगी, मगर गंदे और मैले होने के बावजूद हाथ पांव सुडौल थे। मुंह जरा सा खुला था और एक हाथ सीने पर था और दूसरा हाथ फैला हुआ था। उस हाथ की खुली हथेली पर 4-5 रोज की बासी रोटियां रखी थी। धड़ से ऊपर वो फुटपाथ पर लेटी थी और धड़ से नीचे उसका जिस्म सड़क पर था। पहले मुझे ख्याल हुआ कि वो मर चुकी है। फिर मेरे करीब एक और आदमी आके खड़ा हो गया और गौर से उस लड़की को देखकर बोला, नहीं, मरी नहीं है। देखो, उसकी सांस बराबर चल रही है। अब मैंने गौर किया तो वाकई उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। दूसरे आदमी ने कहा, सो रही है। देखो तो इस नन्ही भिखारन को फुटपाथ पर कैसे बेखबर सो रही है। और एक हमें कि जब तक 2 नींद आवर गोलियां ना खा लें फोम रबर के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। वो आदमी एक अजीब बेचारगी के आलम में सर हिलाकर करता हुआ अपने आप पर तरस खाता हुआ वहां से चला गया। मेरे जी में आया कि वो सोई हुई भिखारन की टांगें सड़क से उठाकर फुटपाथ पर धीरे से रख दूं। सड़क पर उसका जिस्म जो आधा सरक चुका है उसे किसी वक्त भी हादसे का अंदेशा है। ट्रक वाले इतने गौर से सड़क पर पड़ी हुई किसी शय को कब देखते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर खफा होकर बोला, साहब ये रोजी का टाइम है, आपको चलना है तो फौरन चलो, वरना मैं दूसरा ग्राहक लेता हूँ। देखते नहीं हो यहाँ कितने लोग टैक्सी का वेट कर रहे हैं इस टाइम। मैंने सोचा मुझे सिर्फ 5 मिनट बैंक में लगेंगे। वापसी पर जल्दी से आके इस बच्ची की टांगें सड़क से खिसका कर फुटपाथ पर डाल दूंगा। मजे से सोती रहेगी और क्या। घर पर ले जाने से तो रहा। इस शहर की 1/4 आबादी फुटपाथ पर सोती है। गवर्नमेंट तो सबको घर और रोटी दे नहीं सकती। मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? इतना ही कर सकता हूँ कि इसकी टांगें सड़क से खिसका कर फुटपाथ पर रख दूँ। चुनांचे मैं जल्दी से टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी बहुत आरामदेह थी, नई खरीदी गई थी और शायद किसी ईसाई की थी, क्योंकि उसने अपने सामने मरियम की तस्वीर लगा रखी थी जो नन्हे मसीह को गोद में उठाए हुए थी। उस तस्वीर के ऊपर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने एक स्विच दबाया और उस तस्वीर के गिर्द चारों तरफ रंगारंग नन्हे बल्ब टिमटिमाने लगे। टैक्सी ड्राइवर ने स्विच दबाकर एक लम्हे के लिए मेरी तरफ फातिहाना निगाहों से देखा और पूछा, कैसा आइडिया है? मैंने कहा, फर्स्ट क्लास। वो बोला, क्रिसमस करीब आ रहा है इसलिए ऐसा किया। बहुत अच्छा किया तुमने, मगर ज़रा धीरे चलाओ।
अगर तुम ज़रा चूक जाते तो तुमने हाफ पैंट पहने हुए उस नौजवान लड़की को अपनी टैक्सी के नीचे ले लिया होता। धंधे का टाइम है साहब, अगर धीरे चलेंगे और नंगी टांगें देखने लगेंगे तो दिन में क्या कमाएंगे। वो जवान लड़की बस चंद इंच के फासले से बच गई थी। टैक्सी ड्राइवर बड़ी फुर्ती से टैक्सी निकाल ले गया था। मैंने मुड़कर देखा, वो लड़की नारंगी हाफ पैंट दर नारंगी फूलदार ब्लाउज पहने हुए गुस्से से हमारी तरफ देख रही थी। उसकी टांगें बेहद सुडौल और मुतनासिब थीं। मुझे ख्याल आया कि मुझे उस भिखारन की टांगें फुटपाथ पर खिसका देना चाहिए था। चंद साल बाद वो टांगें इतनी ही खूबसूरत हो सकती हैं। चंद दिनों के लिए तो भिखारन पर भी जवानी आती है। इससे मुझे सत्कार भवन के सामने बैठने वाली खूबसूरत भिखारन का किस्सा याद आया। आमतौर पर भिखारनें खूबसूरत नहीं होती हैं, हालात रहने नहीं देते, ना उनका नाम ज़हनी होता है, मगर यह भिखारन अपनी गंदगी, गलाजत और फटे हुए चीथड़ों के बावजूद मुझे खूबसूरत सी लगी थी। सी लगी थी कि बहुत अहमियत है। यानी मैं यूं महसूस करता था कि अगर उस भिखारन को नहलाया धुलाया जाए, उसके बालों में शैम्पू करके तेल डालकर कंघी की जाए, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाए, तो चंद घंटों में उसका हुलिया बदल सकता है और उसकी धुआं रंगत और मैले खद्दोखाल के पीछे एक तीखे खद्दोखाल वाली दिलकश हसीना बरामद हो सकती है। उसका नाम मोहिनी था। वो नीम पागल थी और अक्सर आने जाने वालों पर बिला वजह हंसा करती थी। फिर भी मैं हर रोज दफ्तर जाते हुए उसे 10 पैसे दिया करता था। धीरे धीरे उसने मुझ पर हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो मुझसे इल्तिफात बरतने लगी। यानी जब मैं उसके करीब आ जाता तो वो अपनी टांगें खुजाने का बहाना करके अपना फटा लहंगा पिंडलियों से उठाकर आधी रानों तक ले जाके मेरे लिए अपनी नंगी टांगों की नुमाइश करती। उसके करीब ही एक पान वाले का खोखा था। मैं अक्सर उस खोखे के करीब खड़े होकर पान का ऑर्डर देने से पहले तो सिर्फ आंखें सेकता था। फिर धीरे धीरे से बातें करने लगा। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा जैसे उसे हर रोज मेरी आमद का इंतजार रहता है, और मैं भी जिस रोज उसे नहीं देखता था लगता था जैसे पान नहीं खाया। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन कभी कभी जी ये जरूर चाहता था कि एक बार उस भिखारन को नहला धुलाकर उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उसकी सूरत देख ली जाए, उससे मीठी मीठी बातें की जाए, और अगर दिल माने और हवस का गलबा तेज हो तो एक शब के लिए उससे मोहब्बत भी कर ली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा एक टिकिया साबुन और एक बोतल शैम्पू और 18 रुपए की साड़ी का खर्च है। आखिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया। उस दिन इतवार था, इसलिए फैसला करते ही सुबह सुबह टैक्सी करके सत्कार भवन के सामने पहुंच गया। पान वाले खोखे के पास पहुंचकर जो रुका तो देखा कि मोहिनी गायब है। दिल को एक धचका सा लगा। कहाँ गई? शायद कमबख्त ने भीख मांगने की जगह बदल ली, मगर मुझे बता तो दिया होता। मैंने पान वाले से पूछा, मोहिनी कहाँ गई? वो हंसा। मैंने पूछा, हंसते क्यों?
वो बोला, साहब जैसे आप मोहिनी को 10 पैसे देते थे, वो जीप वाला लंबू उसको रोज 4 आने देता था। कौन लंबू? मदन उसका नाम है। हमेशा जीप आपकी जगह मदन उसका नाम है, हमेशा जीप में घूमता है और उसका एक ही काम है, वो भीख मांगने वालों की टोली में किसी खूबसूरत होलिए, खूबसूरत ना सही, कोई ठीक ठाक लड़की, चलिए ठीक ठाक ना सही, कोई उठती जवानी, चाहे बदसूरत हुलिये की हो मगर जवान हो, उसकी ताक में रहता है। फिर उसको चंद दिन या चंद माह में बहला फुसला कर ले जाता है। वो आपसे भी बहुत पहले से मोहिनी की ताक में था। कल शाम को जीप में आया, चंद मिनट उससे बातें की, फिर उसे अपनी जीप में डालकर ले गया। कहाँ ले गया होगा? घर नहीं ले गया होगा। पान वाला जोर से हंसा। मदन लंबू ऐसी ही भिखारिने सड़क से उठाता है और उन्हें 2-4 महीने अपने अड्डे पर रखता है, और जब वो खा पी कर ठीक ठाक हो जाती हैं तो उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर फारस लोड के दलालों को दिखाता है और 4-5 हज़ार रुपये में बेच देता है। बड़ा अच्छा धंधा है लंबू का। पान वाले ने एक आ भर के कहा, उसके पास फ्लैट है, गाड़ी है, पुलिस वाला भी उसकी इज्जत करता है। एक हम हैं कि महीने में 2 बार पुलिस वालों की गालियां खाते हैं, और जिस दिन 6-7 रुपए का धंधा हो जाता है उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है मोहिनी उस लंबू के अड्डे पर होगी, मगर लंबू का अड्डा कहाँ है किसी को क्या मालूम। तुम्हें अगर मालूम भी हो गया तो वहाँ तक जाना जान जोखिम का काम है। तुमको ऐसा ही मोहिनी से मिलना है तो 4-6 महीने के बाद फारस रोड चले जाना, किसी कोठे पर मिल जाएगी धंधा करते हुए। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से चेक भुनाकर बाहर निकल ही रहा था कि सामने सड़क पर किसी ने मुझे देखकर गाड़ी रोकी और बोला, मैं तुम्हारे ही घर जा रहा था, जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैंने नजर उठाकर देखा, गाड़ी में रमेश खंडला बैठा हुआ था। मैंने नजर उठाकर देखा, गाड़ी में रमेश खंडला बैठा था। उसके सामने के 4 दांत गायब थे। जब वो मुंह खोलता तो मुझे फ्रूट के वो खुले खोखे याद आते हैं जिनके दाएं बाएं 2 कीलें होती हैं और बीच में बहुत ही जगह खाली होती है। क्यों, क्या बात है? मैंने रमेश से पूछा। वो अपने चैरिटी हॉल के सिलसिले में आरसी अग्रवाल के घर एक मीटिंग है आज ही से फैसला करना है, तुम्हारा चलना बहुत ज़रूरी है। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। आरसी अग्रवाल की एक फैक्ट्री रेडियो की है। उसके राजहंस रेडियो सारे हिंदुस्तान में मकबूल हैं। उसकी एक फैक्ट्री सीमेंट पाइप की है और एक फैक्ट्री में वो नायलॉन की रस्सियाँ मिलिट्री को सप्लाई करता है। उसके घर के सामने अशोक के 10 पेड़ हैं, एक कतार में खड़े हुए। और जब मैं उसके घर पहुंचा तो 8 आदमी पेड़ों के साए और फूलों वाले गमले के करीब है, माफ कीजिएगा। और जब मैं उसके घर पहुंचा तो 8 आदमी पेड़ों के साए और फूलों वाले गमलों के करीब मेज़ें बिछाए बियर पी रहे थे। कुछ वेजिटेरियन किस्म के मालदार सिर्फ कोका कोला, ऑरेंज स्क्वाश वगैरह पर कैनात कर रहे थे। देर तक चैरिटी हॉल की बातें होती रहीं।
ये तय पाया कि मोना, नाज़मा और जैकी का कैबरे कराया जाए। उस पर 10,000 रुपया खर्च होगा। शीला, मोती और रुखसाना का मुजरा हो। उसके बाद हॉल जिसमें 200 जोड़ों को मदऊ किया जाएगा। मर्दों के लिए 100 रुपये दाखिले की फीस, लेडीज फ्री। मेन्यू तय होने लगा तो बीच बीच में पनीर के पकौड़े, जैतून का अचार, खारे बिस्किट, भुने हुए काजू, गुलाब जामुन की गोलियों के बराबर शामी कबाब और पसंदे आते गए। बियर की बोतलें खाली होती गईं। आरसी अग्रवाल ने 10,000 का चंदा दिया। रमेश खंडला ने 3,000, प्यारा सिंह मोटर पार्ट्स डीलर ने 7,000 दिया। सूरज झुंझुनवाला ने 5,000 का वादा किया। कम हैसियत वाले सेठों ने कम हैसियत वाली रकमों का ऐलान किया। और जब ये मालूम हो गया कि चैरिटी हॉल के सिलसिले में खर्च होने वाली रकम सब हासिल हो गई है, तो इस खुशी में गिमलेट और चिकन टिक्कों के ऑर्डर दिए गए। यह भी मालूम हुआ कि उस चैरिटी हॉल से कम 1.5 लाख की आमदनी होगी, जिसे क्लब के लिए एक स्विमिंग पूल तामीर किया जाएगा और क्लब के बैरों के लिए एक बैरक बनाई जाएगी। वो लोग अभी तक छप्परों में रहते हैं और ये बहुत बुरी बात है। क्लब को उन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, वरना सोशलिज्म का मकसद क्या है। होते होते 1:30 बज गया। आरसी अग्रवाल ने सबको लंच के लिए बहुत रोका, मगर कोई ना रुका। सब लोग इतने टाइट हो चुके थे कि जल्दी से अपने अपने घर जाना चाहते थे। वापसी पर जब मैंने कॉन्वेंट रोड के नाके पर अपनी टैक्सी रोकी तो देखा वो बच्ची भिखारन उसी हालत में पड़ी थी। मैंने करीब जाकर जब उसकी टांगों को सरकाने की कोशिश की तो वो मुझे बेहद अकड़ी हुई महसूस हुई। मैंने जल्दी से नफ्स टटोली। भिखारन मर चुकी थी। शायद चंद घंटे पहले जब मैं यहाँ से गुजरा, उस वक्त वो सो नहीं रही थी, दम तोड़ रही थी। उस वक्त अगर उसे बचाने की कोशिश की जाती तो शायद, मगर अब क्या हो सकता है। मैंने उस बच्ची को उठाकर एक पेड़ के नीचे डाल दिया जहां धूप ना थी। दिल अजीब तरह से उदास होने लगा। उदासी दूर करने के लिए मैंने शांता वाइन शॉप में से 1 पाइंट जिन का खरीदा और 1 बोतल लाइम कॉजिल की। जब घर की तरफ चला तो रमेश खंडला की नसीहत याद आई। एक बार उसने कहा था मुझसे, जब अपनी गाड़ी में बैठो या किसी टैक्सी में, माफ कीजिएगा, एक बार उसने कहा था मुझसे, जब अपनी गाड़ी में बैठो या किसी टैक्सी में तो हमेशा अकड़ कर सीधे बैठो और निगाह ठीक नाक की सीध में सामने रखो। आसपास इर्द गिर्द कभी ना देखो। इस दुनिया में जितनी भी उलझने हैं वो सब इर्द गिर्द देखने से बेदार होती हैं। जैसे नंगी टांगें, खाली मेदे, फटे कपड़े, बेईमान वादे, जंग आलूद आरजुएं।
यह था कृष्ण चंद्र का अफसाना नंगी टांगों की उलझन। कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए इजाजत। आदाब।